नमस्कार मित्रों, मैं आज मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र पर आपको ममता कार्ड, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड भी कहते हैं, उसके बारे में अवगत करूँगा और उसका महत्व समझाएंगे। ये ममता कार्ड, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से बनाया गया है और इसके साथ में श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विभिन्न अधिकारीगण भी इसको नियमित महत्व समझाने में भूमिका रहती है। इसके प्रथम फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर सबसे ऊपर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, महिला की हाई रिस्क प्रेगनेंसी की गर्भावस्था के बारे में बताया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा गर्भावस्था में प्रसूता को दी जाती है। उसे बताया जाता है कि आपके इस गर्भावस्था में कोई हाई रिस्क जोखिम भरी कोई चीज़ तो नहीं है, अगर है तो उसका इलाज समय के अनुसार करके उसका निदान पाया जाए, ताकि जच्चा और बच्चा, गर्भवती माता और उससे पैदा होने वाला शिशु स्वस्थ और कुशलता से जन्म ले सके, जिसमें कोई व्यवधान और कोई ऐसी हानि नहीं हो। फिर इसी पेज के ऊपर जच्चा और परिवार का विवरण है, जिसमें परिवार की समस्त जानकारियाँ, गर्भावस्था प्रसव में महिला की पूरी संपूर्ण जानकारियाँ, उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ इसमें बताई गई है, जिसमें उसका इंद्राज किया जाता है। और जन्म का विवरण भी, बच्चे के जन्म का विवरण भी इसी पहले पेज, फ्रंट पेज पर वर्णित है, जिसमें लिखा जाता है। और लास्ट में ये कार्ड किसके द्वारा, कौन से स्वास्थ्य कार्य द्वारा, जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कोई मेडिकल कॉलेज के द्वारा किस कार्यकर्ता के द्वारा भरा गया है, उसका विवरण इसमें वर्णित है, जो उसके द्वारा लिखा जाना होता है। पेज नंबर 2 पर JSY जननी सुरक्षा गर्भावस्था के दौरान राज्य सरकार और सरकार के द्वारा कौन कौन सी निःशुल्क सुविधाएं, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो दवाएं हो और कोई हो, तो कौन कौन सी दी जाती, इसका वर्णन किया गया है। अतः सभी गर्भावस्था के दौरान महिला को और उसके परिवार को अच्छे से उसको पढ़ के आत्मसात करना चाहिए। पेज नंबर 3 के ऊपर वही विवरण है जो फ्रंट पेज पे दिया गया है। 4 के ऊपर गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कौन कौन सी अनिवार्य है, कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या देखा जाता है, जैसे BP, वजन, हाइट इत्यादि, और कौन कौन सी गोलियां और दवाएं उसको देनी होती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसका इंद्राज स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। और पेज नंबर 5 पर प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व देखभाल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्रसूति संबंधी जटिलताएं का वर्णन है, जैसे PPF,
रक्तस्राव, पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, पहले प्रसव के दौरान कोई कठिनाई हुई हो, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के बारे में वर्णन किया गया है। जो उसमें लागू हो उस गर्भवती महिला के लिए, उसके बारे में उसको पूरा विवरण समझाकर उसका निदान कर उसको समझाया जाता है कि आपको इसका ध्यान रखना है ताकि आप सुरक्षित रहें और होने वाला बच्चा भी आपको सुरक्षित हो। इसी में प्रसव पूर्व जांच का पूरा विवरण है, जिसमें मुख्यतया 4 जांचें, इसके अलावा 3 और जांचें, ऐसे मिला करके 7 जांचें दिखाई गई है। उसका विवरण इसमें लिखा जाता है ताकि कौन कौन सी जांच कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतया आवश्यक जांचें जैसे हीमोग्लोबिन, लंबाई नापना, बीपी, पल्स, मूत्र की जांच और थायराइड, HIV और हेपेटाइटिस, इसकी भी स्क्रीनिंग साथ साथ में की जाती है ताकि अगर ये बीमारी उसमें पाई जाती है तो उसका भी समय पे निदान करके एक स्वस्थ माँ और बच्चा को जीवन दान दे सके और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो और गर्भवती माता में भी कोई गर्भावस्था के दौरान कोई कठिनाई नहीं हो और उसकी मृत्यु से बचा जा सके। पेज नंबर 6 पर गर्भवती जोखिम भरी जो चीज़ें होती है, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उसके साइन और सिम्टम के लक्षण क्या क्या होते हैं वो दर्शाए गए हैं फोटोग्राफ के द्वारा, और संस्थागत प्रसव के बारे में इसको वेटेज दिया गया है। बल्कि मेरा ये मानना है और सरकार भी यही चाहती है और परिवार के लिए भी यही लाभप्रद होगा कि कोई भी प्रसव घर पे नहीं हो। सभी एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी या फिर गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में संपन्न होना चाहिए ताकि कोई विपरीत परिस्थिति हो, कठिनाई हो तो उसका समाधान तुरंत उसी समय हो जावे और घर पे प्रसव करने से बचें। अभी घर पे प्रसव नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है और मेरा भी ये आपको सुझाव है कि प्रशिक्षित और संस्थागत प्रसव को ही बढ़ावा देवें और वहीं कराएं। घर पे प्रसव कराने की प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। समय रहते संस्थागत प्रसव, PSC, CSC और जहाँ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद हो वहाँ जाके संस्थागत प्रसव कराने की पहल करनी चाहिए। पेज नंबर 7 पे प्रसव के बाद देखभाल दर्शाया गया है। इसमें आपकी कौन कौन सी गोली, दवाई जैसे आयरन, कैल्शियम दी जाती है और उसका क्या देखभाल किया जाता है उसके बारे में पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, जिसमें प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की सलाह भी दी जाती है, वो भी इसमें वर्णित है ताकि एक और प्रसव पश्चात शिशु की देखभाल करने का भी इसमें विवरण बताया गया है। जो समय और 42 दिन तक प्रसव के बाद इसकी देखरेख की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा इसको जाके देखते हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो तुरंत उसका समाधान संभव है और हो जाता है। और आप भी अगर इसको समय रहते देखें तो तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सा अधिकारी संपर्क कर इसका समाधान
करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस कार्ड को आप अक्षर से पालना करते हुए अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गर्भवती माता को एवं उसके परिवार के सदस्यों को भी, ताकि आपको ज्ञात रहे कि मुझे समय समय पर क्या कठिनाई आ सकती है, जिसका क्या समाधान है और मेरे को कहाँ इसका समाधान मिल सकता है। पेज नंबर 8 पर नवजात शिशु की देखभाल के बारे में बताया गया है और उसके खतरे के निशान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, इसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके लक्षण बताए गए हैं। और 6 सप्ताह के पश्चात बच्चे गर्भपेट 42 दिन तक जो होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है, जो समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा और एएनएम द्वारा देखा जाता है और उसका इंद्राज किया जाता है। इसका भी समय पे इंद्राज करने से उसमें कोई कमी हो तो दूर हो जाती है और एक स्वस्थ बच्चे का विकास होता रहता है। पेज नंबर 9 से 12, नवजात शिशु के जन्म के दोष में जन्मजात विसंगतियाँ यानी कि कंजेनिटल डिफॉर्मिटी अगर हुई है या होने की संभावना है तो उसके बारे में जानकारी है, कौन सी विकृति कैसे होती है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके बारे में अलग अलग 9 से 12 पेज में बताया गया है, ताकि उसका अध्ययन करेंगे तो कोई भी विकृत बच्चा पैदा होने से बचेगा और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो पाएगा। पेज नंबर 13 पे दस्त की रोकथाम और उसका उपचार के बारे में बताया गया है और इसी पर निमोनिया के लक्षण और उसका उपचार और उसकी निमोनिया का कैसे जानकारी करें, इसमें श्वसन की संख्या गिनना इसमें दर्शाई गई है, ताकि अपन घर पे भी उस बच्चे को देख के ऐसा मोटे तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, सांस की बीमारी हो रही है इसको या फिर निमोनिया हो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर उसका समय पर निदान हो सके। अतः इसको अक्षर से पालना करते हुए अध्ययन करना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ बच्चे को बड़ा कर सकें। पेज नंबर 14 पर बच्चे के पोषण के बारे में बताया गया है, जो 6 माह तक के बच्चे का क्या पोषण होना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। और पेज नंबर 15 में भी पोषण का पूरी जानकारी है, जिसमें 6 से 2 वर्ष तक के बच्चे को क्या क्या अपन खिला सकते हैं, कैसे पोषण दें, ताकि उसमें माल न्यूट्रिशन की शिकायत बाद में जाके नहीं हो, बच्चा कुपोषित नहीं हो। इसलिए समय समय पर ये जो पेज नंबर 15 पे जो जानकारियाँ दी गई उसको देखें, ताकि उसी अनुसार उसका पोषण किया जाए तो कुपोषण से बचा जा सकता है। अब पेज नंबर 16 से लेकर 29 तक इसका माइलस्टोन, मतलब 2 माह से लेकर के 3 साल तक बच्चे का विकास, जिसमें उसकी एक्टिविटी, बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना और तरह तरह की जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप उसमें होते रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। इसका फोटोग्राफ के साथ में इंद्राज किया गया है। उस फोटोग्राफ को देख के आप मोटे तौर पे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे में ये हलचल नहीं हो रही है, ये क्रिया वो नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कोई कारण हो। ऐसा आपको ज्ञात होते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर इसका निदान समय पे किया जा सकता है। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ते हुए इसका निदान करना चाहिए। पेज नंबर
30 पर अब आपका बच्चा साल भर का हो चुका है। इसके लिए दूसरा बच्चा जल्दी नहीं हो, एक पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में एक पर्याप्त अंतराल हो, गैप हो, ताकि दोनों बच्चे होने वाले स्वस्थ और पूर्ण विकसित और अच्छे पोषित रहे। इसके लिए परिवार नियोजन के साधन का विवरण है, दर्शाया गया है। तो आपके लिए कौन सा साधन उपयुक्त है, इसकी जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेकर के उसका उपयोग करें, और ताकि दूसरा बच्चा का समय अंतराल रह सके, ताकि दोनों बच्चों का पोषण अच्छी तरह से हो और अच्छा विकसित हो। फिर एक पेज नंबर 31 पे 6 माह से 5 साल तक के बच्चे का आंगनवाड़ी पर आयरन प्रिपरेशन, एल्बेंडाजोल, विटामिन ए इत्यादि दिए जाते हैं। तो इसके लिए पूरी जानकारी है और इसका समय समय पर इंद्राज करके इसका लेखा जोखा रखा जाता है। ये भी इसी में इंद्राज होता है ताकि बच्चा एनीमिक नहीं हो और उसको समय समय पर आंगनवाड़ी के साथ में पोषण मिलता रहे। पेज नंबर 32 से लेकर 39 तक लड़का और लड़की आयु अनुसार वजन और वजन अनुसार लंबाई और ऊंचाई के बारे में ग्रोथ चार्ट दर्शाया गया है, जिसे ये ग्रोथ चार्ट आंगनवाड़ी पे आशा द्वारा लिया जाता है और उसका सहयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी करती है। इसमें 3 तरह के कलर होते हैं, हरा कलर है, येलो कलर है और लाल कलर है। अगर आपके बच्चे का वजन की बढ़ोतरी और ये ग्रोथ चार्ट अगर लाल निशान में आता है तो आपके लिए एक वार्निंग साइन है, आपको चिंता करनी होगी, क्योंकि लाल निशान में आपका ग्राफ आने के बाद ये प्रतीत होता है कि आपका बच्चा अति कुपोषित होने वाला है या फिर हो गया है। तो तुरंत आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा या चिकित्सा अधिकारी द्वारा संपर्क करके, और वैसे आशा कार्यकर्ता भी इसको आगे भेजने का कार्य करती है, तो वापस नियमानुसार उसका पोषण स्टार्ट करें ताकि अति कुपोषित होने से बच सके। फिर पेज नंबर 40 से लेके 44 तक जन्म से लेकर के 16 साल तक बच्चे का टीकाकरण का ब्यौरा है, जिसमें कौन सा टीका कौन सी आयु में लगना चाहिए और किस किस बीमारी का लगना चाहिए, इसका पूर्ण ब्यौरा है, जो इसमें ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा इंद्राज किया जाता है। और ये गर्भवती महिला जिसका प्रसव हो गया है उसके पास रहता है और समय समय पर आकर उसका टीकाकरण करना होता है। और इसी में 4 जो मुख्य बातें हैं टीका लगने के बाद दी जाती है अभिभावकों को या फिर प्रसूता को, कौन सा टीका लगा है, किस काम का लगा है, आपको वापस कब आना है, और इस टीके से आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या परेशानी हो सकती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा दी जाती है। और इसको आप अच्छे से पढ़ के आत्मसात करें और ज्ञात करें कि कौन सा टीका लगने से मेरे बच्चे में क्या परेशानी हो सकती है, जिसका समाधान मुझे करना है, या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलकर के इसको समाधान किया जा सकता है। इस तरह ये ममता कार्ड बहुत ही उपयोगी है, जो कि
गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। और इस दस्तावेज के जरिए पूरा परिवार और गर्भवती महिला इसको पढ़ के अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, बच्चे का क्या ध्यान रखना है, मेरा क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या खाना है, सब चीज़ें इसमें वर्णित है, जिसका अक्षर से पालना करते हुए अगर आप करें तो आपको ऐसी कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ सकती है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि ये ममता कार्ड, जिसको मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड भी कहते हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय द्वारा बनाया गया है और जिसको श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उनके अधिकारियों द्वारा भी इसको वेटेज दिया गया है और समय समय पर ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों में इसको अवगत कराकर ज्ञान दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको इस ममता कार्ड को क्यों रखना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए। इसलिए इसमें भूल नहीं करते हुए इसका पूरा अध्ययन करते हुए ज्ञान करें और अच्छे से इसका, ताकि आपका जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे और अच्छे बच्चे की परवरिश हो के स्वस्थ बच्चा एक नागरिक बनकर देश की सेवा करे। ये मेरा कहना है। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले समय में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी वीडियो की जानकारी लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, जिसमें आपका सहयोग मिलेगा, ताकि आपको नई नई जानकारी समय समय पर मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।